लीडर्स, फॉलोअर्स एंड एक्सप्लोरर्स। जिनके पास कुछ नहीं है वो पहले फॉलो करते हैं, जो फॉलो करके थक जाते हैं वो लीड करते हैं, जो लीड और फॉलो बहुत कर चुके हैं वो एक्सप्लोरेशन पे निकल जाते हैं। वो थॉट आया क्यों? पहली चीज पहली बात वो थॉट क्या था? It was in summers 2016 की बात है, समर टाइम। मैं नॉर्मली टेरेस पे फोन पे बात कर रही थी एक दोस्त से। अचानक से क्या हुआ, टेरेस के एंड तक पहुंचे एंड आई जस्ट टर्न। मेरे से लाइक अराउंड 7 to 8 फीट डायगनली इन द एयर आई सॉ समथिंग अपीयरिंग। जब मैंने उसको ऐसे अपीयर होते देखा तो मैं तो स्टक हो गई। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया करना क्या चाहिए था। आई वाज लाइक फ्रीज। बेसिक डिस्टिंग्विशमेंट क्या है इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ यूजिंग फेस एनालिसिस एंड बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस? फेस एनालिसिस आई वुड से इज अ सबसेट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। फेस ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल इसलिए प्ले करता है बिकॉज फेस से, सिर्फ फेस से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल बॉडी ऑफ कोर्स इट टॉक्स अबाउट कि आप कैसे बैठ रहे हो, आपके स्पेसिफिक पोजेस जो आपके स्पेसिफिक तरीके के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। अगर आप ऐसे बैठ रहे हो तो व्हाई इज इट द साइन ऑफ लो कॉन्फिडेंस? जो इविल माइंडसेट होता है, मे बी मैं कोई साइको किलर्स की बात करूं या फिर किसी मर्डरर की जिसके दिमाग में इविल थॉट्स चल रहे हैं, उनके दिमाग का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो स्पॉट कैसे करे जाते हैं? क्या क्या बेसिकली पिक पॉइंट्स है उस चीज के? अगर आपको एग्जैक्टली जानना है कि इंसान का क्या फितरत है तो वो माइक्रो एक्सप्रेशंस का पार्ट आता है व्हिच इज अ लिटिल हार्डर टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं सरप्राइज फील करे तो आई डू दिस एंड देन नॉर्मल हो गई। बिकॉज माइक्रो एक्सप्रेशंस के साथ चीज क्या है कि वो विद इन सेकंड्स में गायब हो जाते हैं। वेलकम टू द पावर टॉक शो। अभी तक जो हम पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में देख रहे हैं, कुछ लोगों ने हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करा है, बट एक अनएक्सप्लोर्ड कॉन्सेप्ट जो मेरे दिमाग में था दैट वाज फेस रीडिंग और मे बी बिहेवियर एनालिसिस। So Menka is a face reader and she has been into this industry for a very long time. And जैसे जैसे आगे पॉडकास्ट चलेगा you'll get to know more about her and वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। डेफिनेटली हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। So Menka, very warm welcome to the Power Talk Show. Thank you, Kunal. Thank you very much for spending your valuable time and coming here. It's our pleasure. Thank you for having me. And बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि हम काफी पहले से कनेक्टेड है। बहुत समय। राइट एंड काफी कुछ चीजें सीखी है मैंने आपसे ऑनेस्टली। लाइफ में एक स्टेज आता है जब आपको किसी एस्पेक्ट में एक मेंटोर, गुरु या फिर एक गाइडिंग लाइट की नीड पड़ती है। यू कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन द क्रिएटर कि हमेशा वो आपको लाइट आपके लिए पोर्ट्रे करे। तो वो एक इंसान के रूप में आपको भेजते हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस टॉपिक मेनका। Sure. फर्स्ट ऑफ ऑल मेनका फेस रीडिंग, जैसे हम ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में देखते हैं तो हम जो भी ऑकल्ट साइंस की बात करते हैं तो पहले हमें एक तोता दिखता है, ये तोता पत्ता उठाता है, वो पंडित जी पत्ता देख के बताते हैं कि हाँ भाई आपको कार्ड ये आया है तो इसका ये मीनिंग है, ऐसा है वैसा है। एक टाइम पे लोगों को काफी ट्रस्ट था इस चीज के ऊपर। इवेंचुअली जो भी ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम ट्रेडिशनल टू दिस डिजिटल वर्ल्ड, सारी साइंसेज एंड सारी विजडम्स का जो मीडियम है वो भी चेंज हो गया है। एंड आई थिंक फेस रीडिंग बहुत ही अंडररेटेड एक कंसेप्ट ऑफ दिस ऑकल्ट साइंस बिकॉज नॉट मेनी पीपल एक्सप्लोर इट और मे बी प्रैक्टिस इट। आपको कैसा लगता है कि वो वन ऑफ द फ्यू पीपल होने में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का? तो अगर फेस एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत ओल्ड साइंस है। बेसिकली ये ओरिजिन टू ओरिजिन भी डिफर करता है। जैसे जो फेस एनालिसिस जो मैंने सीखा है, जिसको मैं प्रैक्टिस करती हूँ, दैट इज फ्रॉम चाइना, तो उसको चाइनीज फेस एनालिसिस बोलते हैं। बट इंडिया ओरिजिन भी है जिसे वैदिक फेस एनालिसिस बोलते हैं। देन वेस्टर्न कल्चर के भी फेस एनालिसिस है। इंडिया में फेस एनालिसिस एज सच उतना पॉपुलर नहीं है जैसे एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी नाउ जो टेरॉट वाला पार्ट है, बिकॉज ड्यू टू ओरिजिन ऑफ कोर्स। एंड सेकेंड चीज, फेस एनालिसिस जो मैं ज्यादा एसोसिएट करती हूँ, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग अ ह्यूमन पर्सनैलिटी कि कुणाल कैसा इंसान है। बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नाउ अडेज उनको वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जो फॉर्च्यून टेलिंग, भविष्य बताना। तो जैसे आपने जो शुरुआत करा कि एक तोता आ रहा है, वो एक कार्ड उठा रहा है, तो इट्स लाइक वो थोड़ा उसको उसको थोड़ा सा मिस्टिक बना देता है कि मिस्टीरियस बना देता है कि ओके मेरे कार्ड में मेरा भविष्य लिखा हुआ है। बट फेस एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में उन पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी बिकॉज मैंने ऑनेस्टली उसको बहुत स्टडी नहीं करा है। तो मैं कुछ कंक्लूड नहीं कर पाऊंगी कि उनका क्या साइंस है, उनका क्या बैकिंग अप है। बट कमिंग फ्रॉम अ फेस एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू,
ये बहुत ज़्यादा एक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है एंड शायद इसीलिए इतना पॉपुलर नहीं है बिकॉज लोगों को अपना फ्यूचर जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है rather than अंडरस्टैंडिंग कि मैं इंडिविजुअल कैसा हूँ. राइट. मैंने कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट करा था एक न्यूरो साइंटिस्ट के साथ, तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं, फिर जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो जैसे जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं एज पर सिचुएशंस, तो उनका जो रेप्लिकेशन है वो रियल लाइफ में हमारी हैबिट्स में और हमारी काफ़ी चीज़ों में विजिबल होता है वो. आई एम एज्यूमिंग सेम गोज फॉर फेस एनालिसिस कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पैरामीटर के बारे में बात कर रहे हो तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिनेरियो को पोर्ट्रे करेगा ही करेगा. तो जब हम फेस एनालिसिस की बात करते हैं तो एक मेजर पॉइंटर्स क्या है जिनके बारे में हम बेसिकली केटर करते हैं एट फर्स्ट व्हेन वी वांट टू नो अबाउट समवन एल्स और मे बी आवर ओन सेल्फ. तो फेस एनालिसिस के दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. एक होता है विच इज मेजरली अबाउट द स्टैटिक पार्ट्स. तो वैसे हम फेस एक बहुत छोटा सा सबसेट है. यूजुअली हम बॉडी लैंग्वेज स्टडी करते हैं इन टोटालिटी, किसी भी इंसान को जानना है. फेस इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट बन जाता है बिकॉज फेस में आप एक्सप्रेशंस दे सकते हो. मेरा हैंड अगर हाथ ऐसे रखा है तो मेरे हाथ में बहुत मूवमेंट्स नहीं होंगे, बट मैं कुछ बोल रही हूँ, मेरे फेस पे बहुत एक्सप्रेशंस आएंगे. तो जो फेस एनालिसिस है वो दो सेगमेंट्स में डिवाइड होता है. एक है स्टैटिक पार्ट विच इज लाइक इंसान दिखता कैसे है. वो मेजरली उन फीचर्स से डील करता है जो मोर और लेस स्टैटिक होते हैं या जो बहुत समय लगाते हैं चेंज होने में. जैसे इंसान का आई शेप है, इंसान की नाक कितनी बड़ी है, कान कैसे है, लिप्स का शेप कैसा है. ये ऐसे फीचर्स हैं जो एक दिन दो दिन में चेंज नहीं होंगे. दे टेक लॉन्ग टाइम टू चेंज. तो वो स्टैटिक पार्ट पे आ गए. एक तो उसका स्टडी की इसका कान ऐसा है तो ओके ये इस चीज को पोर्ट्रे करता है. तो एक उस तरीके से हम इंसान की पर्सनालिटी फ्रेम अप करते हैं. दूसरा पार्ट जो कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा डीपर एंड वाइडर है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो एक्सप्रेशंस. तो जैसे अभी आपने बोला कि हमारे दिमाग में जो भी चल रहा है उस तरीके से हम सिचुएशन से डील करते हैं, तो हमारे फेस पे पोर्ट्रे होता है. तो आप एग्जैक्टली ये बता सकते हो कि इंसान या कुणाल इन द मोमेंट क्या फील कर रहा है. तो वो चीजें आपके फेस में पोर्ट्रे हो जाती है. सो जो माइक्रो एक्सप्रेशंस है वो एक ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंसान को समझने के लिए. तो करेक्ट. जब हम ऑकल्ट साइंस के बारे में बात करते हैं तो लोग डेफिनेटली जो आपने बोला कि फ्यूचर, करियर, पाथवे, रोड मैप के बारे में बात करते हैं. आई एम नॉट श्योर कि जो जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस हैं उनमें डेथ या फिर कोई ट्रेजेडी को प्रेडिक्ट करने की कितनी टेंडेंसी है. मतलब बोलते हैं बट मेरे को एक्यूरेसी पे बिलीव नहीं है उसकी. फेस रीडिंग में उसको इक्विवेलेंट है. अब इसमें दो चीजें हैं. एक ट्रेजेडी, मतलब डेथ आपको अभी थोड़ा साइड रखते हैं. ट्रेजेडी एक जो हो चुकी है या एक जो हो सकती है. जो ट्रेजेडी हो चुकी है टू अ लार्ज डिग्री यस इट्स पॉसिबल कि फेस एनालिसिस में आप उसको बता सकते हो, क्योंकि वो सारी चीजें आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होती है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपने किसी अपने लव्ड वन को लूज करा है तो आपके फेस में बहुत सारे ऐसे सिग्निफिकेंट चेंजेस आने लगेंगे जो रिफ्लेक्ट करेगा कि आप किसी इमोशनल पेन या किसी सेपरेशन से गुजर रहे हो. सच एज जैसे फॉर एग्जांपल लाइक डार्क सर्कल्स अंडर आईज, राइट. यहाँ पे लाइक अंडर आई जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे अगर आपके लाइंस आ रहे हैं तो दिस शोज कि आपका जो ओवर थिंकिंग पैटर्न है या आपका दिमाग स्टेबल नहीं है, दैट इज कमिंग फ्रॉम अ सेपरेशन. फिर वो और ज्यादा डिटेलिंग्स में फिर और फेशियल फीचर्स हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि कैसे हम एक कंक्लूड कर पाए कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है मेंटल हेल्थ वाइज, ओवर थिंकिंग है, लॉस लव लाइंस है, सेपरेशन लाइंस है, तो ये सारे फेसेस पे रिफ्लेक्ट होती है. सो दिस इज अबाउट व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड बिकॉज इट हैज हैपेंड विद यू. यू हैव फेल्ट द पेन, यू हैव एक्सप्रेस्ड द पेन थ्रू योर इमोशंस, तो दैट इज पॉसिबल. बट अगर मैं बात करूँ फ्यूचर टेलिंग का, तो इट्स लाइक फ्यूचर टेलिंग की आपके साथ फ्यूचर में इस तरीके का ट्रेजेडी होगा, दैट इज अगेन वेरी डिफिकल्ट टू से. डेथ वाला पार्ट अलग है बिकॉज देयर इज अ कंसेप्ट, क्योंकि मैंने चाइनीज फेस रीडिंग सीखी है, तो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड जिंग एनर्जी. So Jing is a Chinese word that is basically it represents the energy which is required to live a life. मतलब अगर आप में जिंग एनर्जी है तो आप जिंदा हो. जिस दिन वो जिंग एनर्जी डिप्लीट होगी यू आर नो मोर. उस जिंग एनर्जी कितना अमाउंट बचा है आपके लाइफ में और किस तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हो या आप उसका ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, वो फेस से प्रेडिक्ट हो जाता है. तो टू सम एक्सटेंट आप बता सकते हो कि इस इंसान का लाइफ स्पैन ज्यादा है या कम है.
Okay. बाय टॉकिंग अबाउट द जिंग एनर्जी जो उस इंसान के लाइफ में या उसके बॉडी में प्रेजेंट है, Right. वो फेस लाइक यूजिंग योर फेशियल एक्सप्रेशंस या यूजिंग योर फेशियल फीचर्स, वो आप रीड कर सकते हो. But Minka, how tough does it get when you are seeing someone जिनकी जिंग एनर्जी almost getting depleted वाली स्टेज पे है? Because see, अगर मेरी आंख बंद है और मेरे को नहीं पता कि सामने से मुझे कोई गाड़ी हिट करने वाली है, तो मेरे को शायद पेन इमोशन कुछ फील नहीं होगा एंड शायद मेरे को वो मेंटल ट्रॉमा भी नहीं देगा. But when it comes to you being a professional expert in face reading, handling lots of clients, seeing what's happening with them, what has happened with them, and what can potentially happen in the future as well, उससे अपने आप को कोप अप रखना कितना मुश्किल चीज है वो? अपने आप को कोप अप रखना या सामने वाले को? हाँ जी, मतलब दोनों के लिए, बिकॉज इवेंचुअली आपको भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा ही होगा उससे. बिल्कुल. See, मुझे ऐसा लगता है ना, मैं बहुत एम्पैथेटिक इंसान हूँ एंड मुझे फील हो जाता है लोगों का पेन. तो एक लाइक वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई गॉट इनटू दिस इज बिकॉज एक वो आपको लेवरेज मिल जाता है कि आप हेल्प आउट कर सकते हो सच में, बिकॉज यू जेन्युइनली केयर अबाउट द पर्सन. अब टू अ लॉट ऑफ डिग्री मैंने वो चीज़ बहुत कम कर दिया है. लाइक मैं बहुत ऐसे प्रोफेशनली मैं फेस एनालिसिस नहीं करती हूँ. आई यूज इट फॉर माई सेल्फ एंड पीपल अराउंड मी, बट मैं उस तरीके से नहीं करती. रही बात जो डेथ वाला पार्ट है, लकीली अभी तक कोई मुझे ऐसा इंसान नहीं मिला. आई हैव डन लाइक थाउजेंड्स ऑफ एनालिसिस फॉर पीपल. कोई ऐसा नहीं मिला जिसका मुझे लगा कि बस ये एट द वर्ज ऑफ डाइंग है. बट डेफिनेटली ओवर डिप्लीशन ऑफ साइंस मुझे दिखे हैं, बहुत लोगों में दिखे हैं, और अब वो ज्यादा दिखते हैं क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों का ईटिंग पैटर्न, लोगों का स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, मेंटल हेल्थ बहुत बढ़ रहा है. तो उनको फिर मैं सोल्यूशंस बताती हूँ कि वो रिवर्स कैसे कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छा, तो थोड़ा इसको ऐसे समझ लेते हैं. जिंग एनर्जी है विच इज फिक्स्ड. अगर आपके पास लेट्स से 100% जिंग एनर्जी है, तुमने यूज करा, वो जिंग एनर्जी डिप्लीट ही होता रहेगा. तुम जैसे वो जिंग एनर्जी 100 से 0 हुआ, यू आर नो मोर, लाइक यू आर डेड. तो वो जो एनर्जी धीरे धीरे लाइक खर्च हो रही है. तो देयर इज अनदर एनर्जी विच इज कॉल्ड ची एनर्जी, जो कि उस जिंग एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है. तो वो ची एनर्जी जो होता है, उसकी अच्छी बात है कि इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड. जैसे हम जो खाना खाते हैं, हम सोते हैं, हम खुद को रेप्लेनिश करते हैं, हम खुद को ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं जो हमें रीजेन्युएट करें. सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज उस जिंक एनर्जी को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड हम ची एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में जीने के लिए. राइट. तो जो लोग बहुत ज्यादा ओवर डिप्लीशन कर रहे हैं अपनी जिंक एनर्जी का, उनका एडवाइस हम ची एनर्जी को ज्यादा मैन्युफैक्चर करने में देते हैं. राइट. जैसे अगर मैं बोलूँ कि तुम लाइक 10 दिन तक खाना मत खाओ, तो तुम खाना नहीं खा रहे हो बट यू आर स्टिल सर्वाइविंग फॉर 10 days. तो वेयर इज दैट एनर्जी कमिंग फ्रॉम? तो वो जिंक एनर्जी यूटिलाइज हो रही है तुम्हारी. बट अगर तुम खाना नहीं खाओगे और लंबे समय तक, तो यू विल कम टू अ स्टेज जहाँ पे तुम्हारा वो डेथ बेड आ जाएगा कि अब नहीं हो सकता. तो जो हम खाना खा रहे हैं वो जिंक एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए. तो वन ऑफ द वेज यही होता है कि अगर आप टू मच जिंक एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो, या आप उस स्टेज पे होगे जहाँ पे लाइक हालत बहुत डाउन हो सकती है, तो वहाँ पे एडवाइस होता है कि, और वो इंटरेस्टिंग बात है कि फेस ये भी बता देता है आपका कि आपके किस पार्ट पे ये प्रॉब्लम आ रही है. जैसे वार्निंग, एग्जैक्टली, जैसे वार्निंग साइन पे मोर ऑन द लाइफस्टाइल पार्ट की ची एनर्जी कहाँ नहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है. तो जैसे एक लाइक वार्निंग साइन आता है विच इज कॉल्ड अनहेल्दी लाइफस्टाइल. एक वार्निंग साइन आता है विच इज कॉल्ड अनहेल्दी फूड इनटेक. एक वार्निंग साइन आता है विच इज लाइक अनहेल्दी ब्रीदिंग पैटर्न्स. तो जब ये आपके साइंस आ रहे हैं, इट मीन्स जिंक एनर्जी ज्यादा यूज हो रहा है. तो आप फिर सोल्यूशंस दे सकते हो कि दिस नीड्स टू बी डन. आप इसको ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, आपका ची एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज होगा, ज्यादा मैन्युफैक्चर होगा, तो जिंक एनर्जी सेफ रहेगा, तो आपकी लाइफ स्पैन आपका अच्छा रहेगा. जब आप जैसे बेसिकली आपने बात करा जिंक एनर्जी, ची एनर्जी के लिए, एक बेसिक आर्ग्यूमेंट है ये, जैसे मतलब जो मैं समझ पाया हूँ कि यार खाना नहीं खाओगे तो मर ही जाओगे, ऑब्वियस सी बात है. तो उस जिंक एनर्जी का खाने से क्या रिलेशन है? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो नाउ, क्योंकि वो तो एक छोटे बच्चे को भी पता है, एज फार एज आई नो. वो जिंक एनर्जी, ची एनर्जी, जो आप एनर्जीज के बाद, सॉरी मैं अगर नाम गलत ले रहा हूँ, तो उनका जो रिलेशन है वो खाना, स्लीपिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब वो कितना इम्पैक्ट करता है उस चीज को? ओके, तो एज एन इंडिविजुअल अगर हम जिंदा है तो इट्स ऑल बिकॉज अगर हम डाइव इन करें इनटू साइंस एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, तो हमें एनर्जी क्यों चाहिए? व्हाट इज एनर्जी? लाइक बेसिक फॉर्मेट पे हमारे सेल्स है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन्स फंक्शन करता है, हमारा दिमाग फंक्शन करता है, दिमाग कंट्रोल करता है, हार्मोनल सेक्रेशन, उन सब चीजों की वजह से हम एज एन इंडिविजुअल जिंदा है. उन सभी को फ्यूल करने के लिए वी नीड फूड, या वी नीड सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी कि वो चीजें चैनलाइज हो सके. हमारे डेड सेल्स
लाइक अगर हमारे डेड सेल्स हो चुके हैं तो हमारे नए सेल्स बने Right. सो दैट हम जिंदा रहे, हमारा जो बॉडी ऑर्गन्स वो प्रॉपर्ली फंक्शन करे। तो जो फूड है ऑन अ वेरी बेसिक लेवल वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। फंडामेंटली ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट जब आप किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो ये स्टोरीज के फॉर्मेट पे प्रमोट होती है। दैट्स हाउ आई टेक इट। Correct. मतलब ची एनर्जी का कंसेप्ट कहाँ से आया? खाना हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट खाना ऐसी चीज़ है जिससे आप एनर्जी रिक्रिएट कर सकते हो। मैं भूखी हूँ, मेरे पास एनर्जी नहीं बची, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, Right. द मोमेंट आई ईट समथिंग मैं एनर्जेटिक हो गई, अब मैं काम कर पा रही हूँ। इट्स वेरी सिंपल। तो हमने उसको टर्म दे दिया कि दिस इज कॉल्ड ची एनर्जी। Okay. तो जिस एनर्जी को आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, उसको एक टर्म दे दिया विच इज कॉल्ड ची एनर्जी। Right. तो ये ह्यूमन मेड टर्म्स है कि ची एनर्जी हमने इसको बोल दिया, जिंग एनर्जी हमने इस चीज को बोल दिया। उन तीनों का बैलेंस इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। Right. कि आप प्रॉपर खाना खा रहे हो, आप प्रॉपर सो रहे हो, उसका बैलेंस बन रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो ये सारे ह्यूमन कॉइन्ड टर्म्स ही हैं कि इसको जिंग बोल दिया, इसको ची बोल करेक्ट दिया। करेक्ट। जिंग एनर्जी, ची एनर्जी के अलावा कुछ और भी कोई पैरामीटर या कोई एट्रीब्यूट होता है फेस रीडिंग के अंदर? ये फेस रीडिंग के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये जो जिंग और ची एनर्जी है बहुत फंडामेंटली ये रीजंस थे क्यों फेस एनालिसिस स्टार्ट हुआ। तो अगर हम चाइनीज फेस एनालिसिस की बात करें, उनके कल्चर, उनके स्पिरिचुअल जो उनकी हिस्ट्री है, वहाँ पे फेस एनालिसिस इंट्रोड्यूस होने का ये वन ऑफ द रीजंस था। तो जैसे पहले बहुत एंशिएंट चाइना में एक फीमेल की बॉडी को टच करना एक टाबू समझा जाता था। तो जैसे एक फीमेल को अगर कहीं पे प्रॉब्लम है बॉडी के किसी पार्ट में और कोई डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा है, तो डॉक्टर उस फीमेल बॉडी को टच करे, दैट वाज कंसिडर्ड नॉट अ गुड थिंग। तो होता क्या था, उनके मेनिनक्विन्स होते थे, तो फीमेल पॉइंट आउट करती थी कि मेरे इस बॉडी पार्ट पे पेन है, क्योंकि आप टच ही नहीं कर पा रहे फीमेल बॉडी को। तो उस चीज को थोड़ा सा एडवांस करने के लिए उस वक्त के जो स्कॉलर्स थे, दे इंट्रोड्यूस्ड दिस कंसेप्ट ऑफ फेस एनालिसिस। तो उसमें क्या होता है कि आप देख के बता सकते हो कि अच्छा तुम्हारे ना शायद लिवर में प्रॉब्लम है या तुम्हारी किडनी डिप्लीटेड है, तो यू डोंट हैव टू टच द फीमेल्स बॉडी, बट स्टिल यू गॉट एन आइडिया। तो एक ये रीजन था विच इज द हेल्थ कंसर्न। दूसरा कि आपको ये पता चल सके कि इन एनर्जीज का बैलेंस है, क्योंकि अगर ये एनर्जी का बैलेंस नहीं है तो आपका सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाएगा, आपकी डेथ जल्दी हो जाएगी, आपको डिजीजेस ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि देख के समझ में आ जाए। जैसे बहुत कॉमन, जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोलता है अपनी जीभ दिखाओ, आपकी आंखें देख के वो करता है। तो जस्ट लाइक मोर और लेस द सेम थिंग कि आपके फेशियली चीजों को देख के वो आपको बता पा रहा है कि ये आपके इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए वो इंट्रोड्यूस हुआ। बट अभी अब ये जो स्टडी है वो इतना आगे बढ़ चुकी है कि यू कैन ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट कि अभी बैठा हुआ इंसान क्या फील कर रहा है, इंसान का बिहेवियर कैसा है, या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कुणाल ऐसा बिहेव करेगा। तो अब ये स्टडी इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू हेल्थ या बैलेंस ऑफ एनर्जी, बट इट्स लाइक एवरी रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकती है उसके अंदर। एग्जैक्टली। करेक्ट। मेनका जैसे कि हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो किसी के शोल्डर्स ऐसे हो रखे हैं, तो एक जनरल स्टेटमेंट होती है कि यार ही इज फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट, इसलिए अपना ऐसे चल रहा है, फिर सर नीचे देख के चल रहा है। जो इविल माइंडसेट होता है, मे बी मैं कोई साइको किलर्स की बात करूं या फिर किसी मर्डरर की जिसके दिमाग में इविल थॉट्स चल रहे हैं, उनके दिमाग का जो फेशियल एक्सप्रेशन है या फिर जो भी उनके एक्सप्रेशन, उनका फेशियल वो हो रखा है, लेआउट बना हुआ है, वो स्पॉट कैसे करे जाते हैं, क्या क्या बेसिकली पिक पॉइंट्स है उस चीज के? बिकॉज मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सॉरी, कि कोई 12-13 साल का बच्चा है अभी, उसके पेरेंट्स को नहीं पता। जैसे अगर आप यूएस में देखोगे कि भाई कुछ लोग 7th क्लास में गन रखते हैं अपने पास। इवेंचुअली इंडिया में भी थोड़ा बहुत होने लग गया है कि भाई छोटे बच्चे ने चाकू मार दिया, किसी ने किसी को मार दिया। वी एक्चुअली डू नॉट नो कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, राइट? मैं अगर एक फीमेल हूँ, मैं 18-19 ईयर्स हूँ, मेरा कोई फ्रेंड है, नॉर्मल दोस्त है मेरा, तो मुझे नहीं पता कि उसके इंटेंशंस क्या है। बेसिकली मे बी ही इज पोर्ट्रेइंग दिस थिंग कि यार मैं तो अच्छा आदमी, मैं तेरी हेल्प करूंगा, बहन नहीं मानना तेरे को, लेकिन दोस्त मान के चल रहा हूँ। उस पर्सपेक्टिव से उन लोगों के लिए कुछ? हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि 2 डिविजन्स होते हैं फेस एनालिसिस में। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है कि इंसान का क्या फितरत है या किस तरीके से वो इंसान सोच रहा है इन द मोमेंट, तो वो माइक्रो एक्सप्रेशंस का पार्ट आता है, विच इज अ लिटिल हार्डर टू अंडरस्टैंड, बिकॉज माइक्रो एक्सप्रेशंस के साथ चीज क्या है कि वो विद इन सेकेंड्स में गायब हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सरप्राइज फील करें तो आई डू दिस एंड देन नॉर्मल हो गई। तो मेरा जो रेजिंग ऑफ आईब्राउज था दैट वाज इन मिली सेकेंड्स। तुमने नोटिस करा तो
तुम्हें Right. पता चल गया, बट अगर तुमने नोटिस नहीं करा कि तुम उस मिली सेकेंड पे यू आर नॉट ऑब्जर्विंग मी, तो यू लॉस्ट दैट इनपुट जो मैं दे रही थी तुम्हें कि मैं कैसा फील कर रही हूँ. Right. सो ऑन दैट माइक्रो एक्सप्रेशन पार्ट इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड unless and until you are paying so much attention, like you're literally observing that person. But on a static part जो मैंने बताया, बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जहाँ पे आप मेंटल इंस्टेबिलिटी को समझ सकते हो इंसान की. जैसे फॉर एग्जांपल दिस पार्ट ऑफ द फेस, दिस इज कॉल्ड द टेम्पल एरिया. तो यूजुअली होता क्या है कि इट इज एसोसिएटेड विद योर मेंटल वेलनेस, कि आप किस लेवल पे किस तरीके से सोच रहे हो. जैसे अगर ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा डार्कन्ड है फॉर एग्जांपल एंड संकन एरिया है, तो इट इज एसोसिएटेड कि आपके डिप्रेसिंग थॉट्स है, सुसाइडल टेंडेंसीज है, या आपको किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की टेंडेंसी है. इट कैन बी योर लाइफ और somebody's लाइफ एज अ क्रिमिनल माइंडसेट. या अगर किसी का ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, तो दैट शोज कि ये इंसान का अच्छा क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअल जर्नी है. मतलब जो आप एक ऑल्टर्ड स्टेट आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो ऑल्टर्ड स्टेट्स आप बहुत कंस्ट्रक्टिव मीडियम से एक्सप्लोर कर सकते हो. तो ऐसे लोग ज़्यादा मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी वाले जोन पे आते हैं. बट जिनका ये वाला एरिया बहुत संकन एंड डार्कन्ड होता है, तो ऐसे लोग उस ऑल्टर्ड स्टेट को अचीव करने के लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव जोन्स में जाते हैं. डार्क एज इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्शन या फिर हाँ, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्शन कंपैरिजन टू योर होल फेस. जैसे किसी का ऑलरेडी अगर डार्क कॉम्प्लेक्स है और उसका टेम्पल एरिया इज मैचिंग द कॉम्प्लेक्स ऑफ द फेस, तो वैसे नहीं. ओवरऑल फेस के कंपैरिजन में दिस पर्टिकुलर एरिया इज वेरी डार्क, संकन इन. और अगर बहुत सारे लाइंस हैं उस तरीके के, तो बिकॉज लाइंस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि लाइंस आपके एक्सप्रेशन से बनते हैं. आपने देखा होगा जनरली, बहुत लोगों ने देखा होगा यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस आते हैं, या यहाँ पे इस तरीके के वर्टिकल लाइंस आते हैं. एग्जैक्टली. तो ये लाइंस बनते ही एक रिपीटेड एक्सप्रेशंस की वजह से. अगर कोई इंसान बहुत एग्रेसिव है, तो उसके यहाँ पे 2 लाइंस परमानेंट हो जाएंगी. तो उन लाइंस की हेल्प से आप बता सकते हो कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इमोशन जो इस इंसान ने फील करा है, और जो वो इमोशन होगा उसका उसी का सबसेट होगा जो उसके एक्शंस हैं. करेक्ट. एंड व्हाट अबाउट बर्थ मार्क्स? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने जो चीज बोली, किसी का बर्थ मार्क ही ऐसा है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट. तो वो जो बर्थ मार्क्स है, इट्स नॉट अबाउट बर्थ मार्क्स. मतलब जो एक पैरामीटर है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये इंसान का डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है या हार्मिंग माइंडसेट है, वो बर्थ मार्क्स से रिलेट नहीं होता. वो रिलेट होता है लाइन से. जो लाइंस आप रिपीटेड एक्सप्रेशन से लेके आ रहे हो. तो अगर किसी का मोल है, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड इन दैट वे. इट्स लाइक जो लाइंस आपके रिपीटेड एक्सप्रेशंस की वजह से बने हैं, या नेचुरली आप बहुत ज्यादा डार्कन इन संकन हो गए, जो फिर टाइम आपको समझ में आएगा कि ये इंसान की अगर 2 साल पहले की पिक्चर देखो, इट वाज डिफरेंट, बट 2 साल बाद की पिक्चर इट्स डिफरेंट. तो व्हाट हैज चेंज्ड. तो ऐसे दिस इज जस्ट वन पार्ट. फिर ऐसे बहुत सारे और फीचर्स होते हैं फेस में जो आप देख सकते हो. जैसे एक अनदर एग्जांपल, जैसे आई थिंक ये हिटलर में भी है, आप नोटिस करना, जो आई वाला पार्ट है, यूजुअली इन अ नॉर्मल पीपल्स आईज आपको सिर्फ 2 पोर्शन ऑफ वाइट साइडेड आईज दिखेंगे. जो कॉर्निया है आपको सिर्फ 2 साइडेड दिखेंगे, बट इन अ लॉट ऑफ पीपल यू विल सी 3 साइडेड. मतलब उनका नीचे वाला पोर्शन या ऊपर वाला पोर्शन, तो देयर विल बी 3 साइडेड वाइट पोर्शंस. सो दैट इज आल्सो अ साइन जहाँ पे आप ऐसे इंसान को देख रहे हो हु इज नॉट इन हिज और हर कंट्रोल, जिसके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट हो सकता है, बहुत इम्पल्सिव नेचर हो सकता है. अब इम्पल्सिव नेचर का इंटेंसिटी क्या है, दैट माइट वेरी. कि एक इंसान हो सकता है कि जो भी वो बोलता है वो बहुत इम्पल्सिवली शेयर करता है, बट एक इंसान इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है कि वो लाइक मास किलिंग या डिस्ट्रक्शन लाइक हिटलर वाले जोन पे आ गया. तो वो भी एक साइन है जहाँ पे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में आपके आईज डिपिक्ट कर रहे हैं. राइट. मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि यू आर ऑल्सो इनटू मेडिटेशन एंड लाइक बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं, बट यस जो लोग करते हैं उससे एक ज़्यादा लेवल आपने अटेन कर रखा है. जब मैं बात कर रहा हूँ किसी डिस्ट्रक्टिव माइंड की, किसी क्रिमिनल माइंड की, कॉन्शियसली मैं अपने एक्सप्रेशंस और जो भी मेरी स्किन पे या फेस पे जो भी मेरे चेंजेस आए बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड विद मी 6-7 साल पहले, ये रिवर्सिबल चीज़ हो जाती है. बिल्कुल ये सब रिवर्सिबल है. हमारे फेस में सिंपल सी चीज़ है, हमारे सेल्स डाई आउट होते हैं, नए सेल्स जनरेट होते हैं. तो हमारे जो फेस बॉडी का जो स्ट्रक्चर, शेप एंड कलर है, सब चीज़ें रीजनरेट होती है ओवर टाइम. नाउ जो हमारे फेस पे जो एक्सप्रेशंस बनते हैं, दीज आर फॉर लाइक मिली सेकेंड्स. बट अगर आप उसी एक्सप्रेशन को फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अगर आप प्रैक्टिस करो, तो परमानेंट मार्क छोड़ देंगे. तो जैसे
कुछ लोगों के यहाँ पे आईज के आउटर कॉर्नर पे अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स डाउन मार्क होता है, या उनके लिप्स डाउनवर्ड होते हैं या अपवर्ड्स होते हैं नेचुरली, या ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। तो ये होता है कि वो एक्सप्रेशन जब बहुत लॉन्ग समय तक आपने प्रैक्टिस करा है, विच इज ऑलमोस्ट टॉकिंग अबाउट यू कि आप जनरली कैसा फील करते हो। बट इफ यू चेंज योर सेल्फ, लेट्स से अगर आप बहुत हाईली एग्रेसिव पर्सन थे, आपके वो परमानेंट लाइंस आ गई, बट अब आप शांत हो गए हो बिकॉज यू प्रैक्टिस मेडिटेशन या यू वर अवेयर्ड इनफ, आपने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करे, अब आप नॉर्मल हो गए हो, तो वो लाइंस रिवर्स हो जाती है। तो इसीलिए इंसान का फेस हमेशा चेंज होता रहता है। इट्स अ वेरी लाइक पीपल फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव कि चेहरा कैसे बदलता है, बट माइन्यूट लेवल पे फेस हमेशा चेंज होता है। टेक्सचर बोल सकते हैं, टेक्सचर, चेंज हाँ, होता है। इवन द साइजेस आल्सो, लाइक लिप्स का साइज, फॉरहेड का साइज, आपके आईज का साइज, आईब्रोज का साइज, सब चेंज होता है विद टाइम। सो वो आपके सिचुएशन, सिनेरियो, कंडीशनिंग, बहुत सारे फैक्टर्स को मिलकर बनता है। मेनका जब हमने बात करी क्रिमिनल माइंडसेट के बारे में, कुछ अच्छे लोगों के बारे में भी बात कर लेते हैं। व्हाट इज अ गुड फेस टेक्सचर, या फिर जो भी आप बोलोगे एज पर यू, या कैसे पहचान सकते हैं हाँ, कि इंसान अच्छा है? हाँ, अच्छा है, या फिर मान लो कि कोई बंदा पोर्ट्रे कर रहा है कि यार मेरी लाइफ तो बहुत खराब हो रखी है, मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, बट इवेंचुअली हुआ कुछ नहीं है। बिकॉज कुछ लोगों को मजा भी आता है वो डील अपने पास रखने में कि मैं विक्टिमाइज्ड रहूं हमेशा, मैं हमेशा अंडर वैल्यूड रखूं अपने आप को, बट इवेंचुअली होता नहीं है ऐसा, वो पिक्चर कुछ और ही पता लगती है। तो इंटरेस्टिंग बात है कि इनफैक्ट ये भी पता लगाया जा सकता है कि इंसान सच में कैसा है और क्या वो पोर्ट्रे कर रहा है। सो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड रियल फेस एंड पब्लिक फेस। तो होता क्या है कि हमारे फेस में अगर आप नॉर्मल फेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो जो आपका लेफ्ट फेस होगा, लाइक दिस पार्ट ऑफ द फेस, है आपका रियल फेस है। ये हमेशा वो बताएगा जो आप हो, जो आप फील करते हो, क्योंकि जो आप फील कर रहे हो दैट इज ट्रू। आप फील कर रहे हो कि मैं बहुत दुखी हूँ या मैं बहुत खुश हूँ, आपको किसी को बताने की जरूरत है, दैट्स योर रियलिटी। बट जो राइट साइड ऑफ द फेस है वो आपका पब्लिक फेस होता है हमेशा, जो आप दिखाना चाहते हो। जैसे अगर मान लिया अगर मैं सैड हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं इतने लोगों के बीच में ये दिखाऊं कि मैं सैड हूँ, तो मेरे लेफ्ट फेस पे दिखेगा मैं सैड हूँ, राइट फेस पे मेरा कुछ अलग दिखेगा जो मैं पोर्ट्रे करना चाहती हूँ। तो ये होता कैसे है कि हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, लाइक द लेफ्ट एंड द राइट हेमिस्फीयर, जिनकी क्रॉस फंक्शनिंग होती है। जैसे पहले डिस्कशन में भी ये चीज़ बात हुई थी कि जैसे जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो यूजुअली हमारे क्रिएटिविटी एंड इमोशनल चीज़ को संभालता है। सो लेट्स से हम अभी बात कर रहे हैं या हम कुछ चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, मान लिया कि तुमने मुझसे कुछ ऐसी बात बोली जो मुझे हर्ट फील हुआ, लेट्स से नाउ द मोमेंट यू सेड दैट थिंग टू मी, मुझे हर्ट हुआ, मेरी इमोशनल ब्रेन ने उसको प्रोसेस करा, उसका एक्सप्रेशन, रिफ्लेक्शन मेरे लेफ्ट फेस पे आ गया, राइट नाउ। अब जब मुझे किसी और ने पूछा ग्रुप में या मैं फैमिली में हूँ कि क्या हुआ है, तू सैड लग रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब मैं जब और लोग पूछ रहे हैं तो मैं वहाँ पे अपने आंसर को मैनिपुलेट कर सकती हूँ, बिकॉज नाउ आई हैव गॉट द टाइम कि मैं क्या बोलूँ, कैसा दिखाऊं। तो द मोमेंट मैनिपुलेशन किक्स इन, तो हमारा एनालिटिकल ब्रेन किक्स इन। तो हमारा एनालिटिकल ब्रेन क्या करता है, ये बताऊं नहीं बताऊं, इससे फायदा होगा नुकसान होगा, अपने पैरामीटर सेट हो गए, तो आपने आंसर को मैनिपुलेट कर दिया, फॉर गुड और बैड डिपेंड्स, बट आपने आंसर को टू सम लेवल मैनिपुलेट कर दिया है। तो जैसे ही आंसर मैनिपुलेट हुआ, those manipulated expressions will be showcased on the right face, like this face, right? तो अब माइन्यूट लेवल पे क्या होता है, इंसान का लेफ्ट एंड राइट फेस डिफरेंट होता है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को समझना चाहते हो कि यार ये इतना दुखी है नहीं जितना दिखाता है, वो क्लियर डिस्टिंक्शन दिख जाएगा उसके लेफ्ट एंड राइट फेस पे। सो वो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? आइडेंटिफिकेशन, आईब्रोज, नोज, लिप्स, चीक्स, चीक बोन्स, यस, वो सारे फीचर्स को देखना होता है। सो डिस्प्रपोर्शनेट दिखेंगे। यस एग्जैक्टली, साइज, लेंथ, शेप, हर किसी में डिस्क्रिपेंसी होगी। बट अगर लाइक जैसे मैंने बहुत सारे फेसेस को स्टडी करा है, तो इट्स अ लिटिल इजियर फॉर मी टू सी एंड फिगर आउट कि ये डिफरेंट है। बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन's आईज इतना डिफरेंशिएटिंग होता नहीं है, बिकॉज हम इतना डिफरेंस नहीं कर पाते। सबसे इजी अगर आपको पहचानना है कि ये इंसान अलग है, तो होता है उसके आईज की, लाइक आईज के साइज से, विच इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वन। इवन अगर आप मेरी आई देखो, अपनी हर किसी का आईज का शेप एंड साइज अलग होता है, विच इज टू सम डिग्री वेरी हेल्दी एंड इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं जैसी हूँ आई कैन नॉट शो माई ट्रू सेल्फ टू एवरी वन एवरी टाइम, राइट? आपको
आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना चीज बताना है, Correct. राइट? अदरवाइज लोग आपका मिसयूज करेंगे, लोग आपका फायदा उठा सकते हैं. सो इट्स अ वाइज थिंग टू अंडरस्टैंड कि मुझे अपनी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रखनी है, पब्लिक लाइफ मेरी पब्लिक लाइफ है, राइट? बट जब ये डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. तो द वेरी बेसिक थिंग दैट यू कैन सी इज आईज, बिकॉज आईज बहुत कुछ बताती है. एंड द शेप ऑफ द आईज की एक आंख बड़ी एक आंख छोटी है, Right. या एक आंख का ओरिएंटेशन अपवर्ड्स है, दूसरी आंख का ओरिएंटेशन डाउनवर्ड्स है. तो वो पता लगाता है कि इसका लाइक द रियल फेस Right. एंड द पब्लिक फेस हैज अ डिफरेंस. अब जैसे आपने बोला कि when something goes on तो facial expression, facial layouts चेंज होते हैं, बट इट इज सेड इन बायोलॉजी कि आंख हमेशा स्टैटिक रहती हैं. जब से बर्थ होती है तब से डेथ से लेके. मैं इस तो- चीज पे मैं एग्री नहीं करती, बिकॉज मेरे पास एज सच पहले डेटा पॉइंट नहीं है. दूसरी चीज, आई हैव सीन माई सेल्फ लाइक चेंजिंग इन द आईज. अब आंख हमेशा सेम रहती है, वो साइज वाइज है किस तरीके से वो डिपेंड करता है. बट अगर आप नॉर्मली भी देखो ना, इवन इन अ डे, थ्रू आउट द डे, आप अपने आईज को भी लाइक ऑब्जर्व करना, बिकॉज आई हैव डन इट फॉर माई सेल्फ, कि एट टाइम्स मेरी आंखें बहुत छोटी होती है, बट एट टाइम्स मेरी आंखें बड़ी होती है. सो द शेप, मतलब हो सकता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर मेरे आईज का वैसा रहे, बट मेरी आई की जो ओपनिंग है कि वो ज्यादा रेक्टेंगुलर है, ज्यादा सर्कुलर है, ज्यादा खुली है, कम खुली है, ये वेरी करता है. एंड इवन डे टू डे बेसिस पे भी लाइक वेरी करता है. तो आप खुद के साथ भी वो चीज रियलाइज कर सकते हो. प्लस आई हैव सीन इट इन मल्टीपल पीपल की वो चीज वेरी करता है. राइट. अभी जब हम लास्ट सेशन में थे तो नितिन से हमारी बात हुई थी, एंड बाहर भी हमने बात की, उन्होंने यही बताया कि बेस्ड ऑन सिग्नेचर सम सर्टेन प्रोफेशंस आपके लिए कौन से बेटर है, किस पाथ पे जाना है, वो एक आइडेंटिफिकेशन और अर्ली स्टेज आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं हम. Does it happen with face analysis as well? Yes, absolutely. So for example, if I say कि someone with a tech background, how will you identify someone with a tech background कि tech में अच्छा है, tech में काम करता है? Okay, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इनसे कैसे करियर हम पॉसिबिलिटीज बताते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टेक सेक्टर की बात करें, तो वी नो देयर आर सर्टेन स्किल सेट्स विच आर रिक्वायर्ड अगर आपको टेक सेक्टर में जाना है. तो वो जो स्किल सेट्स है वो आपके पर्सनालिटी के साथ कितने अलाइनमेंट में आते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको टेक्निकल सेक्टर में जाना है, आपका एनालिटिकल ब्रेन बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग उस तरीके से, यू नीड टू बी मोर ऑन द ब्रेनी लॉजिक्स एंड रीजनिंग्स वाला पार्ट पे, राइट? तो आप उस इंसान में ये ट्रेट ढूंढोगे कि वो लॉजिकल है या ज्यादा इमोशनल है. अगर वो बहुत लॉजिकली डोमिनेटेड इंसान है तो ऑफकोर्स उसके लिए टेक्निकल रिलेटेड सेक्टर्स ज्यादा बेनिफिशियल होंगे रादर देन द इमोशनल या क्रिएटिव रिलेटेड थिंग्स. तो जैसे एक जो फैक्टर होता है वो होता है फॉरहेड का साइज. अगर किसी का फॉरहेड बहुत ज्यादा बड़ा है तो फॉरहेड का मतलब है आपके आईब्राउज से लेके जो आपकी हेयर लाइन का लेंथ है. अब हेयर लाइन अगर बाल ही नहीं है तो फिर वो पूरा फॉरहेड कंसिडर करा जाता है. तो दैट इज कंसिडर्ड कि आप बहुत एनालिटिकल इन टर्म्स ऑफ लाइक आपकी ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज्यादा है. और उसका रिलेशन कैसे है कि आपने एक चीज सुना होगा, एक मिथ चलता है कि जो भिखारी होते हैं वो कभी गंजे नहीं होते. अगर मेडिकली गंजे है तो अलग चीज है कि बाल झड़ गए, बट वैसे नेचुरली गंजे नहीं होते. उसका कंसेप्ट ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हो ना, लाइक आपका दिमाग बहुत ज्यादा काम कर रहा है, आपका हेयर फॉल होगा ड्यू टू स्ट्रेस एंड लॉट ऑफ थिंकिंग, राइट? हेयर फॉल हो रहा है तो ऑब्वियसली आपके बाल कम होंगे, आपका हेयर लाइन पीछे तक जाएगा, आपका फॉरहेड ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा. और जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं दे विल इवेंचुअली मेक समथिंग गुड. बेगिंग तो नहीं करेंगे, राइट? अगर जो लोग सच में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, अब खैर वो भी डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ थिंकिंग क्या है. अगर कोई टू मच नेगेटिव या गलत ही चीज सोच रहा है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट इफ यू आर थिंकिंग, इफ यू आर लॉजिकली थिंकिंग, तो आप कभी बेगिंग वाले स्टेज में नहीं आओगे. यू विल इवेंचुअली मेक समथिंग गुड फॉर योरसेल्फ. सो जिनका फॉरहेड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है फेस में अपने, तो दैट इज कंसिडर्ड गुड साइन ऑफ mental capacity, computation, logics and reasonings. So it is considered कि उनके लिए technical sector ज़्यादा अच्छी होगी. Same with emotional part. तो इसी तरीके से लाइफ में ना मेन का कई बार हम लोग स्ट्रक हो जाते हैं कि हम ये करें या ये करें. उस टाइम पे ऐसे ही कोई हिंट्स चाहिए होते हैं किसी ना किसी को. हम या तो क्रिएटर के पास जाते हैं, या मंदिर जाते हैं, या न्यूरोलॉजिस्ट के पास, या सिग्नेचर एनालिस्ट के पास. How do you handle this particular thing in face reading? Confusion, maybe whether I am at a right place or not. Usually पहली बात तो जैसे अगर हमने किसी का एनालिसिस करा तो वो इंसान एक सर्टेन माइंडसेट से आता है कि वो क्यों एनालिसिस करा रहा है. जैसे इन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे जितने लोगों के भी मैंने एनालिसिस करे हैं उसके बाद जैसे मैं उनसे फोन कॉल पे कनेक्ट होती हूँ तो दे लेट मी नो कि वेयर दे आर स्टक.
Right. और वो समझ भी आता है उनके फेस से कि हम्म, दिस इज व्हाट दे आर डीलिंग विद। तो मेजरली जितना मैंने अभी तक लोगों से बात करी है, बहुत ही कम लाइक वो स्केल डाउन हो जाता है प्रॉब्लम टू फ्यू स्पेसिफिक थिंग जिसमें लोग अटके होते हैं। ये या तो करियर रिलेटेड होता है, या फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा है विच इज़ मोर रिलेटेड टू करियर ग्रोथ ओनली, या रिलेशनशिप में कुछ स्टक है, या मैरिज लाइफ में कुछ स्टक है। तो वहाँ पे फिर अगेन वो जो सोल्यूशंस आते हैं, जैसे इससे पहले आपने उसका पॉडकास्ट करा ग्राफोलॉजी वाला, मतलब वो ग्राफोलॉजी रिलेटेड थेरेपीज है कि आप अपना सिग्नेचर चेंज करो। बट फेस में ऐसा चीज़ है कि आप अपना फेस नहीं चेंज कर Correct. सकते, राइट? अगर आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो तो यू कैन नॉट चेंज दैट एस्पेक्ट अबाउट योर फेस। अच्छी बात ये भी है कि उसे आप हाइड नहीं कर पाओगे। आप राइटिंग तो कुछ भी बना सकते हो, बट फेस आप नहीं चेंज कर सकते। तो वो लाइक एट द एंड ऑफ द डे वो स्केल डाउन हो जाता है आपके हैबिट पे, कि अगर आप करियर में स्टक हो, या तो Right. प्रोबेबली आप गलत करियर ऑप्शन में हो कि आपको करना कुछ और है, आप कर कुछ और सकते हो अच्छा, लेकिन आप कर कुछ और रहे हो। मे बी वो आपको गाइडेंस नहीं मिली है प्रॉपर, या यू मिस गाइडेड, या जो भी रीजन है कि यू फील स्टक। तो वहाँ पे फिर वो पूल ऑफ सोल्यूशंस हम देते हैं, विच इज ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे मोर ऑन द हैबिट्स पार्ट, मोर ऑन कि क्या आगे स्टेप लिया जाना चाहिए, क्योंकि फेस एनालिसिस में सोल्यूशंस एक्शंस पार्ट पे ही आते हैं। आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट एक्शन से वो फेशियल में चेंज होता है, इवेंचुअली ये होता ही होता है। बिकॉज सी सिंपल वे चीज़ है, आप पहले बहुत गुस्सा करते थे, आपने मेडिटेशन करा, आपने कुछ ऐसे हैबिट में चेंज करे जो आपको काम डाउन करे, अब आप कम एग्रेसिव हो, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में अग्रेशन नहीं दिखेगा, तो आपके फेस की लाइनिंग्स चेंज हो जाएंगी, राइट? तो वो सब इंटर रिलेटेड है। कुछ टाइम पहले तो नितिन ने स्टोरी डाली थी, मतलब काफी टाइम हो गया इस चीज को, पार्टनर कंपैटिबिलिटी को लेके, जस्ट बाय वाचिंग देयर सिग्नेचर्स। आई होप यू रिमेम्बर, 1-1.5-2 साल हो गए इस चीज को। What about utilizing the same concept in face reading, matching two faces, male, female, and how do you gauge the compatibility factor उसके बीच में, early signs क्या है उसके? हाँ, वो भी पॉसिबल है फेस एनालिसिस में, लाइक रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी या दो लोगों में किस तरीके का बॉन्ड रहेगा। तो होता क्या है कि फेस एनालिसिस में हम पर्सनालिटी टाइप्स को 5 एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, जस्ट टू मेक इट लाइक सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल ओवर एंड ऑल लाइक जितने भी ट्रेड्स है वो हर इंसान में होता है, बेसिक फंडामेंटल ट्रेड, जैसे एग्रेशन, गुस्सा हर इंसान में होता है, इट्स अ फंडामेंटल इमोशन, राइट? बट इंटेंसिटी में वेरी हो सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, तुम्हें कंपैरेटिवली कम गुस्सा आता हो, राइट? तो ऐसे जो फंडामेंटल ट्रेड्स होते हैं वो हर इंसान में होते हैं, बट विद वेरिंग इंटेंसिटी। तो हम इंसान की पर्सनालिटीज़ को मेजर 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बाय एनालाइजिंग द ट्रेड्स। जैसे कुछ लोग होते हैं दे आर वेरी काम, दे आर लाइक गो विद द फ्लो, पंगे मत लो, हो रहा है ठीक है कर लो। दे आर वेरी मच साइलेंट पीपल जो बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तो उनका नेचर कहना कि वाटर से एसोसिएट होता है, सो वी कॉल देम वाटर एलिमेंट पीपल, राइट? फिर ऐसे होता है हमारे पास वुड एलिमेंट के लोग, जो वुड की तरह होता है, लाइक स्टबर्न, एग्रेसिव, डोमिनेटिंग, गो गेट इट एटीट्यूड, उनको गुस्सा आता है, ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, तो वो लोग वुड एलिमेंट होते हैं। फिर होता है अर्थ एलिमेंट, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग, विच इज़ मोर लाइक मदर अर्थ, लाइक उनका नर्चरिंग नेचर होता है कि दे हैव दिस जोन ऑफ यू नो रिलेशनशिप्स बनाना, दे कैन होल्ड द रिलेशनशिप्स, दे आर वेरी लॉयल पीपल, वो अर्थ एलिमेंट। फिर ऐसे मेटल एंड फायर, तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ का कैटेगराइजेशन है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज कैटेगराइजेशंस फिर हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे समबडी इज वाटर डोमिनेटिंग and the other person is fire dominating, let's say, तो water और fire in general साथ में exist नहीं कर सकते, बिकॉज नेचर ही उनका वाटर फायर को एक्सटिंग्विश कर लेगा। सो इन अ वे ऐसे समझो कि एक इंसान जो बहुत ज़्यादा लाइक गहराई सोचता है, लाइक डेप्थ में जाने की कोशिश करता है, और एक इंसान जो बहुत इम्पल्सिव एंड सुपरफिशियल है, बहुत कम चांसेस होंगे कि उन दोनों का मैच सही बैठेगा लॉन्गर रन पे, विच माइट ऑल्सो वेरी, क्योंकि हर इंसान में ना ये जो वेरिएशंस होते हैं एलिमेंट्स की, कोई ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वाटर एलिमेंट है बाकी नहीं है, सब होंगे बट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में। हो सकता है वाटर सबसे हाईएस्ट में हो, फिर वुड हो, फिर अर्थ हो। तो वो जो भी एलिमेंट्स है उनका जो भी उसमें इंटेंसिटी है कि वाटर है, अर्थ है, फिर उनकी कंपैटिबिलिटीज चेक होती है। देन वी कम टू अ कंक्लूजन कि ओके ये इंसान ये पर्सनालिटी, ये इंसान ये पर्सनालिटी कैन गो अलोंग और कैन नॉट गो अलोंग। सो उस हिसाब से फिर कंपैटिबिलिटी। हाउ डू वी चेक कि कौन सा फेस के अंदर कौन सा एलिमेंट है? तो फेसेस में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि उस एलिमेंट्स को डिपिक्ट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लॉन्ग फॉरहेड की बात करें, तो जैसे मैंने पहले बताया लॉन्ग फॉरहेड इंडिकेट्स पीपल हु थिंक अ लॉट, तो यूजुअली इट बिलोंग्स टू अ वाटर एलिमेंट,
कि जो लोग बहुत सोचते हैं, Right, जो deeply. इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, राइट. एंड अनदर ट्रेट इज जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके बहुत छोटी सी आईज होते हैं, रेक्टेंगुलर आईज विद बिग फॉरहेड. अगेन अ साइन ऑफ वाटर एलिमेंट, बिकॉज जिनकी आईज बहुत रेक्टेंगुलर है, इट मीन्स बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं वो अपने बारे में, Right. बट दे थिंक अ लॉट. तो ये वो कैटेगरी ऑफ लोग आगे जो काम रहते हैं, दे थिंक अ लॉट, दे हैव लाइक really might have really good knowledge, but they do not showcase. वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते. Correct. तो वो वाटर कैटेगरी के हो गए. जैसे वुड एलिमेंट में हो गया कि अगर किसी इंसान के बॉडी में या फेस में ओवर एंड ऑल बाल का लाइक हेयर का क्वांटिटी एंड क्वालिटी बहुत फाइन है, लेट्स से थिक आईब्राउज एंड ब्रो बोन्स बहुत ज़्यादा है या शार्प जॉ लाइन्स है, तो दोज पीपल मेजरली बिलोंग टू द वुड एलिमेंट कैटेगरी. क्योंकि शार्प जॉ लाइन्स मीन स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग आईब्राउज एंड जो ब्राउ बोन्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. दैट इज अ ट्रेट विच इज एसोसिएटेड विद डोमिनेंस. तो वो वुड एलिमेंट, तो फेसेस के अलग अलग फीचर्स से ही हम पता लगाते हैं कि इसका ये डोमिनेटिंग एलिमेंट है इस इंसान में. मेनका कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जब हम एक ऐसे पोजीशन पे होते हैं जहाँ पे हम किसी को गाइड कर रहे हैं या फिर हम किसी के बारे में उसको कुछ बता रहे हैं, एक इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है. अगर मेरा कोई फ्रेंड मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आया तो डेफिनेटली मेरा एक इंट्यूटिव साइड जो होती है ना, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल कि यार हो सकता है भाई तेरे साथ ये चल रहा हो. टॉकिंग अबाउट योर सेशंस, जो भी आपने अभी तक मेंटोरशिप करी है फेस रीडिंग में, जो इनके लिए आपने सेशंस दिए हैं, हाउ हैज योर इंट्यूशन played a vital role in carrying out an entire analysis? मैं बहुत हद तक लाइक व्हेन आई एम डूइंग द एनालिसिस, तो आई ट्राई टू स्टिक टू द बेसिक्स एंड टू द साइंस. वैसे मेरे इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, लाइक ऑल्सो ऑन द एवरीडे बेसिस. जैसे होता है ना कि आप कुछ चीज़ फील कर लेते हो, यार ऐसा कुछ होने वाला है, और वो सच में हो जाता है. इट्स ऑल्सो अ मसल मेमोरी दैट यू शार्पन अप विद टाइम. बट मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं एनालिसिस कर रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पार्ट पे ना जाऊँ. आई ट्राई टू स्टिक टू द बेसिक्स. बिकॉज बायस्ड हो सकते हैं. एग्जैक्टली, बिकॉज बायस्ड हो सकता है. हो सकता है कि जब मैं एनालिसिस कर रही हूँ मैं अच्छा नहीं फील कर रही हूँ Right. बिकॉज ऑफ माई ओन सिचुएशंस, तो वो चीज़ उसमें रिफ्लेक्ट ना हो कि मेरा मूड ऑफ था इसलिए एनालिसिस नेगेटिव चला गया. आई ट्राई टू अवॉइड दैट. एंड Right. सिंस अब मैंने इतना एनालिसिस कर लिया तो आई हैव अ गुड कंट्रोल ओवर दैट. बट व्हेन इट कम्स टू सजेस्टिंग द सोल्यूशंस, कि आप किस तरीके से सोल्यूशंस लाइक क्या प्रैक्टिस कर सकते हो या सोल्यूशंस में समवेयर डाउन द लाइन, आई डू इंक्लूड माई इंट्यूशंस एज वेल, बिकॉज इट हैज़ ऑलवेज वर्क फॉर मी. और कहीं ना कहीं जब हम डिसीजन बायसेस की बात करते हैं ना, एक ये भी इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि आप फेस एनालिसिस से पता लगा सकते हो कि इंसान सोचता कैसे है. Okay. हर इंसान का तरीका होता है सोचने का. एक फर्स्ट पॉइंट कि मेरे सामने ये चीज़ है, मैं ये करूँ या ये करूँ, तो मैं क्या पहला पॉइंट रखूंगी कि मुझे कैसा फील हो रहा है, या ये लॉजिकल है नहीं है, या मेरा कितना फायदा होगा इसमें. Right. हर इंसान का एक डिफरेंट पैरामीटर होता है, तो वो चीज़ भी आप बता सकते हो. और अगर किसी को फेस रीडिंग करनी आती है तो मेरे में वो इमोशनल इंस्टिंक्ट्स हैं कि मैं इमोशंस को भी कंसिडर करूंगी. कि अगर मैं कुछ भी पॉइंट बोल रही हूँ तो आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि वो लेजिट हो, मुझे सही फील होना चाहिए. करेक्ट. एक सेइंग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको फेस रीडिंग आ गई, नितिन को सिंह तरह एनालिसिस आ गया, तो कई बार बोलते हैं ना कि यार जरूरत से ज्यादा भी नहीं जानना चाहिए. बिकॉज कुछ पोटेंशियल डैमेजेस, पोटेंशियल नेगेटिविटीज जो आपको दिख रही हैं, मे बी हो सकता है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन इतना हैबिचुएटेड हो रखा है कि आप नॉर्मल, आपके फादर अगर नॉर्मल कुछ चीज लिख रहे हैं तो ही उससे आपको पता लग जाए, या फिर आपके फादर ऑफिस से आए हैं या मम्मी कुछ काम कर रही है तो आपको उससे ही पता लग जाए. वो किक इन जब होता है दिमाग में, तो फिर आपके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है. बिकॉज आई नो आपके पास पावर है, आपके पास स्किल है, यू कैन मे बी मिटिगेट इट और जो भी है, बट एक पर्सनल भी इन्फिल्ट्रेशन होता है किसी नेगेटिव चीज का अपने अंदर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ इंट्यूशन या हीलिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, या फिर मैं अगर एंशिएंट विजडम में जाऊं अपने हिंदू कल्चर के अंदर, तो जो पूजा पाठ वाले लोग होते हैं, पंडित जी वगैरह होते हैं, तो उनके लिए मतलब मैं उन्हीं को आपसे ही कंपेयर कर रहा हूँ कि वो चीज आपके लिए भी तो प्रॉब्लम होती है कि कुछ चीज आपके अंदर भी पेनिट्रेट कर रही है. ट्रू. वो चीज टैकल करने का क्या तरीका है आपका? जैसे इसके दो एस्पेक्ट्स हैं. जैसे एक तो है कि मतलब चाहे एक अननोन है या नोन है, जब ये देख लिया कि इसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपको भी इम्पैक्ट करती है. बिकॉज आप
लाइक रेगुलरली आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हो और Right. मिल रहे हो जो परेशानी में है, जो प्रॉब्लम में है, तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा आप बात करोगे, भले आप मेंटली कितने स्टेबल क्यों ना हो, बट लेट्स से आप 100 लोगों से बात कर रहे हो, सभी परेशान है अपने लाइफ से, तो आप 100 स्टोरीज सुन रहे हो, Right. 100 प्रॉब्लम सुन रहे हो, आप उनके डेप्थ तक जा रहे हो उनको समझाने के लिए, तो एक तो वो इम्पैक्ट हो गया। उस इम्पैक्ट पे अब मुझे वैसे इम्पैक्ट नहीं होता, पहले डेफिनेटली जब मैंने शुरू करा था, तो जैसे मैं किसी से बात करती हूँ, अपना प्रॉब्लम बता रहा है, तो मुझे फ़र्क पड़ता था। शायद उस सेशन के बाद भी मैं सोचती थी कि अरे यार, इस इंसान की लाइफ में ऐसा चल रहा है, या मैं ऐसा क्या करूँ कि इसको हेल्प आउट हो जाए। Right. बट अभी मुझे उस टर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बिकॉज आई हैव मेंटेन दैट बैलेंस। तो मेरी जो खुद की जर्नी रही है, सारी चीज़ें मैंने खुद प्रैक्टिस करी है। जैसे हम पहले सेशन में जब कनेक्ट हुई थी मैं तुम्हारे साथ, तो जितनी भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई कि तुम ये चीज़ कर सकते हो, वो चीज़ें मैंने खुद पहले करी थी। तो मेंटली आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम मुझसे बात कर रहे हो और मैं तुम्हें समझ रही हूँ, तो वो चीज़ मुझे वो चीज़ परेशान नहीं करती, तो उतनी स्टेबिलिटी है। बट टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग कि जैसे आपका कोई क्लोज्ड वन है और आप कुछ चीज़ देख पा रहे हो कि यार इस इंसान के ना ओवर डिप्लीशन के साइंस है, इस इंसान की किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। सो वहाँ पे एक तो होता ही है कि यार ये अपना ही है, मतलब इमोशनल Right. कनेक्ट है, बट देन टू द बेस्ट आप उन्हें सोल्यूशन ही दे सकते हो। तो उस सिचुएशन को मैं ऐसे लेती हूँ कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी इन द गुड टर्म्स, कि मुझे वो चीज़ें समझ में आ रही है बिफोर इट्स टू लेट। Right. सो प्रोबेबली आई कैन हेल्प आउट दिस पर्सन, प्रोबेबली जो शायद वो नहीं बता पा रहा, बट मुझे पता चल गया कि ये छुपा रहा है कुछ, तो शायद मैं अलग से जाके उसको उस तरीके से मैं डील करूँ। Right. तो मैं इसको इस टर्म्स में लेती हूँ कि दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू हेल्प आउट माई लव्ड वंस, Correct. रादर देन गेटिंग दैट जोन कि अरे यार मुझे क्यों पता चल गया। Right. Right. तो वो मेरे लिए, मैं उस जोन पे उसको ज़्यादा कंसिडर करती हूँ। मैं कुछ ऐसे कंटेंट फॉलो करता हूँ जो ऑकल्ट साइंस के हैं, या फिर कुछ समवॉट डिफरेंट स्किल है जहाँ पे हम ह्यूमन सर्विस, पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व है। तो वहाँ पे एक कॉमन पॉइंट मेरे को दिखा है कि पीपल ऑलवेज से दिस थिंग कि इफ आई एम डूइंग दिस बिजनेस और मे बी एनी मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी सर्विस, तो आई ऑलवेज गार्ड माई सेल्फ, अपना ऑरा गार्ड करके रखते हैं वो लोग, सो दैट जो भी प्रॉब्लम है वो उनके अंदर पेनिट्रेट होके उनको पर्सनल प्रॉब्लम्स ना दे वो। हैव यू ट्राइड दिस थिंग कि अपना ऑरा क्लीन करना? ओके, सी इसमें ना मेरा बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कुणाल। मुझे क्या फील होता है कि कोई भी चीज़, तुम कुछ भी चीज़ प्रैक्टिस करो, इट कैन नॉट इन्फ्लुएंस मी अनलेस एंड अनटिल उसका एक पार्ट मेरे अंदर ना हो। सो फॉर एग्जाम्पल, तुम बहुत नेगेटिव एनर्जी हो या कोई भी बहुत नेगेटिव एनर्जी है, वो मुझे तभी इम्पैक्ट करेगा व्हेन इट इज ट्रिगरिंग समथिंग इन मी। राइट. अगर वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है, इट कैन नॉट ट्रिगर मी। जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे इस इंसान की वजह से गुस्सा आ रहा है, इसने मेरे साथ गलत करा, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। Right. नो, यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड बिकॉज यू आर वीकर इनसाइड। उस इंसान के उस हैबिट ने से ट्रिगर किया है तुम्हें, तो तुम्हारे अंदर की ही चीज़ें तुम्हें आई हैं। तो व्हाट आई बिलीव इज, वो जो वीकनेस है जहाँ पे तुम्हें अपना ऑरा शील्ड करने की जरूरत पड़े, मुझे ऐसा कभी नीड नहीं हुआ। बिकॉज एज एन इंडिविजुअल मैं जो अपनी चीज़ें प्रैक्टिस करती हूँ, मेडिटेशन, योगा, जिम, बुक रीडिंग, सारी चीज़ें, जो वो कंस्ट्रक्टिव हैबिट जो मैंने खुद के लिए बिल्ड करी है, इट्स सफिशिएंट इनफ टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो मैंने ओवर टाइम बिल्ड करा है, एंड आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग दैट। तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि ऑरा क्लेंजिंग हो, या और मैं उस चीज को उस तरीके से कंसिडर भी नहीं करती। तो दैट्स लाइक माय वे ऑफ डीलिंग विद दीस थिंग्स। आई वॉच्ड अ पॉडकास्ट सम टाइम अगो, उसमें लिखा हुआ था कि हम एक ह्यूमन कैटेगरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लीडर्स, फॉलोअर्स एंड एक्सप्लोरर्स। सो जिनके पास कुछ नहीं है वो पहले फॉलो करते हैं, जो फॉलो करके थक जाते हैं वो लीड करते हैं, जो लीड और फॉलो बहुत कर चुके हैं वो एक्सप्लोरेशन पे निकल जाते हैं। आपसे 2 साल पहले बात करने के टाइम पे पता लगा था कि आप भी कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो। वो थॉट आया क्यों, पहली चीज, पहली बार वो थॉट क्या था, तो आप ही बता दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये बहुत क्रेजी सा आइडिया है, क्योंकि मैं मतलब इस सब्जेक्ट को लेके मैं हमेशा बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। ये थॉट आया कैसे, फ्रॉम द वेरी इनिशियल टाइम मेरा एक साइंस के टुवर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन था बचपन से, क्योंकि वो इंसाइक्लोपीडियाज आते थे ना स्कूल में, बड़े बड़े पिक्चर्स में एस्ट्रोनॉट्स और प्लैनेट्स की चीज़ें दिखाते, तो मेरा बहुत इंक्लिनेशन था पहले से। तो मैं मोर टुवर्ड्स फिजिक्स, मोर टुवर्ड्स साइंस थी। इवन अभी भी मैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली इंटरेस्टेड इंसान हूँ, लाइक टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्ट रहता है मेरा, तो उसके टुवर्ड्स मेरा एक इंक्लिनेशन था। एंड सेकेंडली, मतलब जिस टॉपिक के बारे में बात हो रहा है, इट्स रिलेटेड टू एलियंस, जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं एज एन इंडिविजुअल मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ एक्सप्लोर करने के लिए।
एक रीज़न तो ये भी है क्योंकि मैं पहले से इंक्लिनेशन था मेरा। दूसरा मेरे खुद के ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे जहाँ पे वो इम्पॉसिबल चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी जो एटलीस्ट अभी के हिसाब से, जो अभी की टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ से मेरा एक क्यूरियोसिटी जगा कि व्हाट इज़ दिस, पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद फिर मैंने वो देखना शुरू करा कि और ये कहाँ कहाँ हुआ। बिकॉज आप जैसे अगर मान लिया अगर मैं एलियन एनकाउंटर की बात करूँ या यूएफओ एनकाउंटर की बात करूँ, ये एटलीस्ट इन इंडिया इतना कॉमन नहीं है, और इवन इंडिया क्या वर्ल्ड वाइड भी इतना कॉमन नहीं है। वो तो अब है कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा राइज में आ रहा है, लोग बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, बट पहले इट वॉजन लाइक दैट। और ये मेरा एक्सपीरियंस अराउंड 2016 की बात है। तो फिर मैंने ऐसे लोग ढूंढे जो सिमिलर एक्सपीरियंसेस जिन्होंने करे हैं या जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, एंड दिस इज हाउ आई गॉट डीपर 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 इनटू इट। तो अब वो एक सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, एक होता है ना बकेट लिस्ट में कि ये चीज़ें तो करनी है। सो दैट हैज बिकम माय सॉर्ट ऑफ अ जोन की एलियन से तो मिलना है। एंड व्हाट वर दोज एनकाउंटर्स जिसके बारे में आपने बोला कि कुछ एनकाउंटर्स ऐसे मेरे हुए हैं, सो कुछ एक बार उसके बारे में कोई स्टोरी जो भी वो इंसिडेंट था, आई जस्ट वांट टू नो, क्योंकि मेरी भी बात हुई नहीं आपसे डीपली इस बारे में। एनकाउंटर कुछ इस तरीके से था कि ये समर टाइम का बात था, लाइक इट वाज इन समर्स 2016 की बात है, समर टाइम। तो मैं नॉर्मली टेरेस पे फ़ोन पे बात कर रही थी एक दोस्त से, अराउंड 5 या लाइक 4 या 5 बजे का समय था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट धूप थी अच्छी खासी। तो मैं ऐसे ही छत में मैं घूम घूम के दोस्त से बात कर रही थी, तो अचानक से क्या हुआ, जैसे मैं ऐसे लाइक टेरेस के एंड तक पहुंचे एंड आई जस्ट टर्न्ड, क्योंकि एंड हो गया था। मैं ऐसे टर्न हुई तो मेरे से लाइक अराउंड 7 to 8 feet diagonally in the air I saw something appearing, मेरे सामने अपेयर हुआ वो चीज़। एंड लाइक जब मैंने उसको ऐसे अपेयर होते देखा तो मैं तो स्टक हो गई, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया करना क्या चाहिए था। आई वाज लाइक फ्रीज्ड दैट टाइम। तो जैसे वो अपेयर हुआ और उसने सडनली कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा, जो कि अराउंड बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, मतलब मेरे ही विजिबल रीजन में था, डिस्टेंस ट्रैवल करा बहुत क्विकली एंड इट डिसअपियर्ड। तो जो अपियरिंग, दैट मूवमेंट एंड डिसअपियरिंग, वो सब मेरे सामने हुआ। एंड वो इतना क्लोज एनकाउंटर था कि आई कैन एक्चुअली रिकग्नाइज एंड रिमेंबर कि उसका शेप क्या था, उसका टेक्सचर क्या था, और वो एग्जैक्टली किस तरीके से दिखता था। उसके बाद मैंने वो सारी रिसर्च शुरू करी, बिकॉज वहाँ तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। फिर मैंने लोगों को कॉल्स लगाए कि मुझे ऐसा ऐसा दिखा है। अब ऑफ कोर्स लोग बिलीव नहीं करेंगे, और यूजुअली होता क्या कि यहाँ पे अगर आप किसी से शेयर करोगे तो कुछ लोग बोलेंगे भूत है, राइट। उस तरीके की थोड़ी मिस्टीरियस चीज़ों पे भी लोगों का अटेंशन जाता है। तो दैट वाज मोर, दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट। फिर बाद में कुछ और ऐसे इंसिडेंसेस हुए लाइक सिमिलर लाइक दिस, कि जहाँ पे आपने कुछ ऐसे अननेचुरल फिनोमेनास देखे जो एटलीस्ट अभी की टेक्नोलॉजीज नहीं कर सकती। तो that's how I got like curiously interested into it कि यार करना है लाइक। मेनका पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में हमने बात जब करी थी फेशियल एनालिसिस की, तो बॉडी लैंग्वेज भी पिक्चर में आया था। बेसिक डिस्टिंग्विशमेंट क्या है इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ यूजिंग फेस एनालिसिस एंड बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस? सो इज इट लाइक प्लीज लाइक फेस एनालिसिस आई वुड से इज अ सबसेट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का एक पार्ट है फेस। और जैसे मैंने पहले भी मेंशन करा था कि फेस ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल इसलिए प्ले करता है बिकॉज आप फेस से, सिर्फ फेस से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। ओवरऑल बॉडी ऑफ कोर्स इट टॉक्स अबाउट कि आप कैसे बैठ रहे हो, आपके पावर पोजेस, देयर इज समथिंग कॉल्ड पावर पोजेस, या आपके स्पेसिफिक पोजेस जो आपके स्पेसिफिक तरीके के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। दैट्स वाई अगर आप ऐसे बैठ रहे हो तो वाई इज इट द साइन ऑफ लाइक लो कॉन्फिडेंस, या अगर आप अच्छे से खुल के बैठ रहे हो वाई इज इट द साइन ऑफ हाई कॉन्फिडेंस, बिकॉज इट हैज़ टू डू विद द रिलीज ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी। तो ओवरऑल बॉडी बहुत कुछ बताती है। तो जैसे मैंने रिसेंटली फेसबुक में एक चीज़ पोस्ट करा था, लाइक कुछ ऐसा था कि you can almost know anything that you want to know, and even more than what other people would like you to know, just by keeping your eyes open, your ears open and your mouth closed. It's like इंसान बता देता है वो क्या है, बस आपको ऑब्जर्व करने का आप में वो सेंस एंड वो आर्ट होना चाहिए। मैं इस चीज को कैसे समझता हूँ कि मेरे घर पे डॉग है एक, अब बोलती तो नहीं है वो, बट मेरे को उसकी आंखों से पता लग जाता है कि उसको ट्रॉमेटिक फील हो रहा है, उसको डर लग रहा है, या फिर शी इज वेरी हैप्पी राइट नाउ। तो सेम चीज इंसानों के साथ भी हो ही सकती है। एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि जो आईज होते हैं ना वो आपके, वो
ट्रू सेल्फ होता है आपका। आप भले ही आप एट टाइम्स जैसे आप पोकर फेस बना लोगे, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि आई हैव दैट पोकर फेस, मेरे बहुत एक्सप्रेशंस उस तरीके से मेरे आते नहीं है, तो एट टाइम्स इवन यू कैन प्ले देयर। आपको पता है, अगर आपको अच्छी माइक्रो एक्सप्रेशंस की नॉलेज है, आप वहाँ भी स्मार्टली खेल सकते हो। आप पोकर फेस बना लोगे, लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई फील क्या कर रहा है, इसको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, बट आईज, योर आईज कैन नेवर लाई। इसीलिए आंखों पे शायद इतनी शायरियां होती होंगी, इतने गाने लिखे जाते हैं आंखों पे, बिकॉज वो बताते हैं। एक मूवी का डायलॉग भी है, द आईज चीको दे नेवर लाई। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। तो सबसे वर्स्ट केस तो पता नहीं, आई डोंट नो कि ये मेरी जो टर्म मैं यूज कर रहा हूँ वो सही होगी कि नहीं है। वर्स्ट केस एज इन की एनालिसिस के टाइम पे व्हेन यू आर डूइंग सम एनालिसिस कोई पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, किसी के लिए, एक वर्स्ट केस क्या था आपके लिए? वर्स्ट केस यूजुअली फिर अगेन वो डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में वो डिपेंड करता है। पर्सनली आपको वर्स्ट लगा हो कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था इस आदमी के साथ, या फिर ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये इसको चेंज करो अभी। यूजुअली मुझे ऐसा लगता है वर्स्ट केस सिनेरियो वहाँ पे जहाँ पे लोग ऐसे रिलेशनशिप या फैमिली लाइफ में फंस जाते हैं जहाँ पे उनका कंट्रोल नहीं होता। बिकॉज आप अपने लाइफ में कुछ भी चूज कर रहे हो, इवन कम्स टू द हेल्थ पार्ट एंड ऑल, और लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन कंट्रोल। कुछ चीज़ें होती है जो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, तो ऐसे कुछ लोग मिले हैं डेफिनेटली जो ऐसे सिनेरियो पे स्टक है जहाँ पे उनका कंट्रोल ही नहीं है, तो वो सॉर्ट ऑफ अ विक्टिम हो गया उस सिचुएशन के। तो उनके पास कंट्रोल ही नहीं है वो चीज़ें चेंज करने का, या मे बी इतनी फ्रीडम नहीं है, दैट्स द राइट वर्ड, इतनी फ्रीडम नहीं है वो चीज़ें चेंज करने की। तो आई फील, क्योंकि जब वो पार्ट नेगेटिव होता है ना, लेट्स से आप ऐसे फैमिली लाइफ में फंस गए हो कि बहुत अर्ली ऑन आपकी शादी कर दी गई, आपको नहीं पता था, फैमिली प्रेशर से शादी कर ली, हस्बैंड ऐसा मिला, जो इन लॉ फैमिली है वैसी मिल गई ना, उसकी वजह से आपकी सभी चीज़ें गलत हो रही है। लेट्स आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या लेट्स आपके पास जॉब नहीं है। सेम गोज विद द बॉय कि आपको वाइफ ऐसे मिल गई जो यू नो, तो उनके पास वो फ्रीडम नहीं है कि उस लाइफ से कैसे बाहर आए। और अगर फ्रीडम, अगर वो चूज भी करे तो इतने गट्स नहीं है। करेक्ट। इतना, बिकॉज अगर आपको कोई लाइफ पसंद नहीं आ रही, यू कैन ऑलवेज चेंज इट, बट यू नीड द गट्स टू चेंज इट। यू नीड टू मेक अ डिसीजन एंड से नो टू समथिंग। तो वो चीज़ें वो लोगों में नहीं आती। तो नो मैटर हाउ मच आई वॉन्ट कि यार इंसान अच्छा है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, no matter how much I want, but I really cannot help them because वो सिनेरियोज में ही इस तरीके से होता है। तो वो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार ये सही नहीं हो रहा है। What is something that you thought you would do but you haven't done इस प्रोफेशन में आने के बाद? इस प्रोफेशन में आने के बाद समथिंग ऐसा मुझे कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है कि समथिंग दैट आई थॉट आई वुड बी डूइंग और मैं नहीं कर रही हूँ। इंटरेस्टिंगली मुझे बहुत पहले से ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा ऐसा करूँगी तो तभी अचीव होगा, बट फ्रॉम अ वेरी इनिशियल टाइम मेरे अंदर एक क्वेस्ट था कि मुझे इंसान और मशीन्स दोनों को समझना है। वो था कि इंसान कैसा बिहेव करता है अपने बेस्ट एंड वर्स्ट में, एंड हाउ मशीन्स बिहेव। तो कहीं ना कहीं जो हमारे दो बिजनेसेस चल रहे हैं वो ऐसे ही एक्सट्रीम्स है, एंड इट अननोइंगली हैपेंड दैट वे। ऐसा कुछ प्लान्ड नहीं था। तो जो एक स्टार्टअप है, टोटली डील्स विद पीपल एंड बिहेवियर एंड मेंटोरशिप एंड काउंसलिंग, बट द अदर वन डील्स विद मशीन्स एंड लाइट एंड हाउ यू कैन मैनिपुलेट, क्रिएट इल्यूजन्स। तो आई थिंक मुझे वो मिल रहा है जो मैं चाहती थी, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो भी कह लो, बट आई थिंक आई एम डेफिनेटली ऑन द राइट ट्रैक। वो चीज़ें दोनों मेरी फुलफिल हो रही है यहाँ से। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ना, ये जो मेरी मेडिटेशन की हैबिट थी ना, इट बेसिकली किक्ड इन मेरे पर्सनालिटी के अंदर व्हेन आई हैड अ वर्ड विथ यू एंड नितिन बोथ। एक जो कॉमन प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ ना लोगों के ब्रेन में, क्योंकि ना मेडिटेशन को बहुत मोनेटाइज कर दिया है सोशल मीडिया पे। अंडररेटेड पहले था, अब तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बट मोनेटाइजेशन बहुत अलग लेवल पे हो रहा है। लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, बट नो वन टॉक्स अबाउट द रोड मैप कि आपको जाना कैसे है। एज इन मैं सीधे 1 to 11th क्लास ना पढ़ के सीधे 12th में जाके नहीं सॉल्व कर सकता। लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस नहीं कर सकता। तो एक स्टेज बनी हुई है, रोड मैप बना हुआ है पूरा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट मेडिटेशन तो लोग उसके बारे में ना एक वो रोड मैप नहीं बताते हैं, ज्यादा नहीं दिखे मेरे को ऑनेस्टली। तो आपके लेंस से आई जस्ट वांट टू नो कि इफ समवन्स आउट देयर हु इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू मेडिटेट,
या फिर उनको बेसिकली अभी समझ में नहीं आ रहा है, उनको यही नहीं पता हमारा ध्यान लग पाया कि नहीं, कैसे कैरी फॉरवर्ड करें? सी बहुत सिंपल मैकेनिज्म, मतलब जितने भी लोगों को मैंने मेडिटेशन सिखाया है, दिस इज हाउ आई आल्सो स्टार्टेड। बहुत सिंपल चीज़ है। मेडिटेशन के बहुत अलग अलग स्टेजेस होते हैं और बहुत टाइप के मेडिटेशंस होते हैं, बट अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो बहुत बिगिनर लेवल पे है, जिसको चाहिए कि यार मुझे वो अल्फ़ाबेट सिखा दो, कि अल्फ़ाबेट आ जाएगा तो मैं वर्ड्स में खुद कंस्ट्रक्ट कर लूँगी, तो जो अल्फ़ाबेट वाला है इज़ वेरी सिंपल। देखो, हमारे पास एज अ ह्यूमन 5 सेंसेस है। उन 5 सेंसेस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, राइट? तो जब हम मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेशन इज जस्ट अबाउट बीइंग अवेयर। लाइक आपको वो अवेयरनेस होनी चाहिए, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। सो द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस इट, जो मैं सिखाती भी हूँ, कि आप एक जगह बैठे हो, नॉर्मली आपने अपनी आइज़ क्लोज करी है, तो जब आप बैठे हो, आपकी आइज़ क्लोज्ड है, तो आपके जो 4 सेंसेस है वो ऑलमोस्ट नॉट वर्किंग है एट दैट मोमेंट। आपकी आइज़ क्लोज है, आप देख नहीं रहे हो, आप कुछ खा नहीं रहे हो, तो टेस्ट आपका हो नहीं रहा है। आप एक जगह बैठे हो तो टच वाला भी ज़्यादा सेंस काम नहीं कर रहा है, एंड ऑल्सो आप मैं मतलब एज अ स्मेल वाला पार्ट भी उतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। जो सबसे एक्टिवली जो सेंस यूज होगा, दैट विल बी योर ईयर्स, राइट? बिकॉज यू कैन लिसन, आप बहुत सारी चीज़ें सुन सकते हो, तो उस वक्त पे जो सेंस सबसे ज़्यादा एक्टिव है वो आपके ईयर्स होंगे। सो सिंपल क्या करना है कि आप बैठे हो, आपके आइज क्लोज्ड है, यू जस्ट नीड टू लिसन टू द वॉइसेस दैट आर कमिंग उस वक्त पे, राइट? जैसे मान लिया आपने आइज क्लोज करी, तो आपको फैन की आवाज़ सुनाई दे सकती है, आपको लेट्स से डॉग बार्किंग सुनाई दे सकता है, आपको कोई कार गुजरी उसकी आवाज़ सुनाई दे सकती है, किसी इंसान के बोलने की आवाज़ सुनाई दे सकती है। तो जो माइन्यूट लेवल की जो वॉइसेस हैं, जो आपको उस वक्त पे सुनाई दे रहे हैं, बस आप उन पे फोकस करो। नाउ व्हाट हैपेंस इज, द जेस्ट इज, जब हम किसी चीज को सुन रहे हैं, वन थिंग इज वो सारी चीजें अभी प्रेजेंट में हो रही हैं। मैं थॉट में नहीं लॉस्ट हूँ। अगर अभी टीवी चलने की आवाज आई है, क्योंकि प्रेजेंट में टीवी चला है, सो आई एम इन द प्रेजेंट। दूसरी चीज, जब हम उन साउंड्स पे फोकस करते हैं ना, व्हाट वी रियलाइज इज हमारा दिमाग ड्रिफ्ट हो जाता है टू सम अदर थॉट। अगर मुझे पता है मैं सुन रही हूँ आवाज, क्योंकि टीवी चल रहा है, गाड़ी की आवाज आ रही है, बट देन आई विल बी लॉस्ट। अरे यार, शाम को मुझे ना वहाँ मीटिंग करनी है, अरे उसको भी कॉल करना था, अरे यार उससे ये बात करनी थी, राइट? तो द मोमेंट माई माइंड गोज इन टू दोज थॉट्स, बस जैसे वो अवेयरनेस किक इन हो गया कि अरे यार मैं तो आवाज़ सुन रही थी, अब मैं इस थॉट में कहाँ गई, जैसे ही वो अवेयरनेस स्ट्राइक हुआ, यू कम बैक एंड फोकस टू द साउंड्स। यही है मेडिटेशन। एंड मेडिटेशन इज नॉट अबाउट कि आप अपने थॉट को रोक दो, आप कुछ मत सोचो, ये होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप थॉट्स को रोक दो। इट्स जस्ट अबाउट द मोमेंट यू बिकेम अवेयर कि आपको ये करना था, आपका दिमाग यहाँ चला गया, आप वापस आओ, आप वो चीज करो। तो जो शिफ्टिंग है ना, यही है मेडिटेशन। इट्स अबाउट बीइंग अवेयर कि मैं अभी हूँ, मुझे ठंडा फील हो रहा है, मैं ठंडा फील करूंगी, राइट? जैसे आपने मॉन्क्स देखे होंगे, वो उनको मेडिटेशन करने के लिए बैठने की जरूरत नहीं है। आप चल रहे हो या मेडिटेटिंग, यू आर फीलिंग द सॉइल बीनीथ योर फीट। आप खा रहे हो या मेडिटेटिंग, बिकॉज आप खा रहे हो, आप अवेयर हो, दिस इज व्हाट आई एम टेकिंग इन। मैं चू कर रही हूँ, मुझे फील हो रहा है, टेस्ट भी फील हो रहा है, मुझे फील हो रहा है कि कुछ मेरे मुंह में है, इसका इस तरीके से है, राइट? तो दैट अवेयरनेस इज मेडिटेशन। सिंपली इसी तरीके से शुरू करा जा सकता है। उसके बाद फिर उसके स्टेजेस आते हैं। वंस यू आर लाइक ओके कि आपने पहला स्टेज आपने अटेंड कर लिया, देन यू कैन गो टू द सेकंड एंड थर्ड, इस तरीके से। सो दैट्स द बेसिक वन। एंड फॉलो अप स्टेजेस क्या होती हैं उसकी? फॉलो अप स्टेजेस फिर जैसे अगर आपने अपने सराउंडिंग से आप अवेयर हो गए कि आपने आवाज पे, अब आपको पता है कि द मोमेंट योर माइंड ड्रिफ्ट्स, आप वापस आ जा रहे हो इमीडिएटली। उसके बाद थोड़ा सा आप उसके डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देते हो। सो व्हाट यू डू इज, नाउ अब आप अपने ईयर्स एज अ सेंस का जो डोमेन था वो बहुत बड़ा था, बिकॉज आपको आवाज कहीं से भी आ सकती है और आप कुछ भी सुन सकते हो। नाउ इन द सेकेंड स्टेज यू शिफ्टेड टू योर बॉडी, मोर इन द फीलिंग पार्ट। तो जो सेकेंड स्टेज में जो आप एज अ सेंस जो सबसे ज्यादा एक्टिव रखते हो, वो अपना टच रखते हो, लाइक स्किन एज अ सेंस। तो अब आपको बॉडीली वाइज जो फील हो रहा है, आपको उस पर फोकस करना है, एंड नॉट ऑन द साउंड्स नाउ, विच इज अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि आपको आवाज आएगी, आपका फिर भी ध्यान जाएगा वहां पे। बट द मोमेंट यू गॉट दैट अवेयरनेस कि अरे मैं आवाज सुनने में आ गई, आई हैव टू गेट बैक टू माई बॉडी। सो बॉडीली वाइज में एट टाइम्स जैसे मान लिया ठंडी हवा चली तो यू फील इट, गर्म हवा चली यू फील इट, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा कुछ मूवमेंट या स्किन वाइज में फील नहीं हो रहा होता है, तो यू क्रिएट दोज मूवमेंट्स इन योर बॉडी। तो जैसे मान लिया अगर आपके हाथ है, तो आप अपने हाथ के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। नाउ व्हेन आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलीजिंग माई हैंड्स, आई कैन फील दो सेंसेशन कि मेरे नर्व्स टाइटन हो रहे हैं, फिर अब ये रिलैक्स हो गए हैं, राइट? तो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है,
ये मेरी बॉडी फील कर सकती है. Correct. सो सेकेंड स्टेज में यू कम टू द बॉडी पार्ट, जहाँ पे आप बॉडीली वाइज में आप वो कर रहे हो. जैसे ऐसे बहुत सारे रिलैक्सेशन मेडिटेशंस आते हैं जहाँ पे वो आपको बोलते हैं आप लेट जाओ, अब आप इस बॉडी के पार्ट में टेंशन क्रिएट करो, Right, अब right. रिलीज कर दो. सो इट्स ऑल्सो अ स्ट्रेस रिलीविंग मेडिटेशन का भी वो पार्ट होता है. Correct. तो सेकेंड स्टेज में ये आता है. फिर अगर आप थर्ड स्टेज में जाते हो इट बिकम्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट, बिकॉज उस थर्ड स्टेज में आपको एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करना होता है विच इज मोर लाइक ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स मैनिफेस्टेशन. Okay. कि अगर मैं ये फोकस करना चाह रही हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो चाहते हैं कि अगर मैं कहीं पे ओम देख रही हूँ तो मैं ओम पे फोकस करूँ या मैं अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करूँ. नाउ जब आप एक सर्टन एक स्पेसिफिक चीज पे जब आप फोकस करने लगते हो ना, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट Correct. बिकॉज आपके और सेंसेस उससे ज्यादा एक्टिव है. आप सांस को कितने देर तक फील कर पाओगे? सांस को फील करना इज स्टिल मोर लाइक सेकंड स्टेज में आ गया, बिकॉज आप इनहेल एक्सहेल, आपके Right, नॉस्ट्रल्स right. में एयर का मूवमेंट, आपके पूरे लाइक मूवमेंट आप फील कर सकते हो. Correct. बट देन व्हेन इट कम्स टू अ थॉट कि मुझे इस थॉट पे मेडिटेट करना है, तो वो और एक्स्ट्रा डिफिकल्ट हो जाता है. बिकॉज अब आप बॉडीली वाइज भी डिस्ट्रैक्शंस है, साउंड वाइज डिस्ट्रैक्शंस है, और डिस्ट्रैक्ट आप हर स्टेज में होगे. डिस्ट्रैक्शन इज द मेन थिंग, इट Right, शुड बी देयर right. एंड दैट विल हैपन, बट यू कम बैक. Correct. वो रियलाइजेशन कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, आई कम बैक. और हम्म. इसका सबसे अच्छा इम्पैक्ट पता है क्या होता है कि मेडिटेशन रियल टाइम में कैसे काम करता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि आई एम सिटिंग हियर, तो मेरा पॉडकास्ट ले रहे हो. लेट्स से कि मैं दिन में आ रही हूँ और मेरे घर में कोई फाइट हो गई या कुछ ऐसा काम बिगड़ गया जो मैं नहीं चाहती थी, मेरा मूड ऑफ हो गया. अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आई नीड टू बी प्रेजेंट हियर. Right. अब मैं बैक ऑफ द माइंड में सोचूं कि यार वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, मेरी मम्मी से फाइट हुई है और तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो, तो मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ ही नहीं. Correct. सो दिस इज हाउ मेडिटेशन किक्स इन, कि Correct. मैंने वो प्रैक्टिस कर लिया बीइंग अवेयर इन द मोमेंट. अब शायद मेरे दिमाग में आएगा कि मेरी उससे फाइट हुई थी, बट देन द मोमेंट आई रियलाइज आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, आई विल कम बैक, Right, right, आई विल बी right. हियर इन द प्रेजेंट. सो दैट्स हाउ मेडिटेशन हेल्प्स इन डे टू डे लाइफ. I think it's my last question to you. I've often seen this thing कि लोगों को ना fear of judgment बहुत ज़्यादा होता है कि यार मैंने ना लाल सॉक्स पहनी है, कोई जज कर लेगा मेरे को या फिर मेरा कॉलर सही से फोल्ड नहीं हो रखा, कोई जज कर लेगा, बाल अजीब से लग रहा है, कोई जज कर लेगा. How should someone handle this issue? आई थिंक इट्स मोर अबाउट कंपैरिजन एंड आपका जो आपने खुद के लिए वो बार सेट करा है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई सी माई सेल्फ एज अ पर्सन हु शुड बी दिस वे, लेट्स से मैं चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मैं ऐसी इंसान बनूँ जो सीरियस हो, लेट्स से, या जो मेच्योर हो, जो वाइज हो. तो मैंने एक बिलीव सिस्टम बना लिया कि दिस इज हाउ आई वांट टू बी. तो वो मैंने वो इमेज प्रोजेक्ट करी है. नाउ उस इमेज को फिट इन करने के लिए मैं क्या एक्सटर्नल एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ कि यार इन ऑर्डर टू बी सीरियस डू आई नीड टू वेयर दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स या आई नीड टू वेयर दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स. तो वो मैट्रिक्स मेरे ऊपर है, राइट. तो जो भी हम मैट्रिक्स सेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम फील करते हैं. अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार ब्लैक कलर के कपड़े पहनना इस चीज को शोकेस करते हैं, तो मेरा मैट्रिक्स वही है. जहाँ पे मैं कुछ और पहनूंगी शायद मुझे लगेगा कि मैं उस मैट्रिक्स में फिल इन नहीं हो पा रही हूँ. तो इट्स ऑल अबाउट अगेन नोइंग योर सेल्फ, बिकॉज तुम्हारे पैरामीटर्स कुछ और हो सकते हैं, Right. सेकेंड इंसान के पैरामीटर्स कुछ और हो सकते हैं, बट वो मेरे क्या पैरामीटर्स हैं. तो आई थिंक दैट पावर लाइज इन सेटिंग योर ओन पैरामीटर्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि वो आप ही की डेफिनेशन है. यू कैन नॉट फिट इन एवरीबडीज डेफिनेशन, एवरीबडीज लाइकनेस की मैं ऐसी होंगी तभी इंसान मुझे इस तरीके से देखेगा. जब तक आप खुद को उस तरीके से नहीं देख रहे हो, जैसे हम एक वो देख रहे थे गूगल का एक कुछ मीटअप चल रहा था, तो वहाँ पे जो गूगल के फाउंडर्स हैं लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन शॉर्ट्स पहन के आए थे. अब अगर एक इस माइंडसेट से देखें कि यार फाउंडर्स हैं गूगल के, दे शुड बी लाइक यू नो वेल ड्रेस्ड, कोट पैंट एंड ब्लैक शूज एंड यू नो बाल नीटली ड्रेस्ड अप टाइप, तो वो इमेज वहां से कहीं तक नहीं है. एंड दे डोंट इवन केयर हाउ पीपल आर जजिंग देम, बिकॉज दे नो हु दे आर, और उनका डेफिनेशन है कि दिस इज हाउ यू शुड बी. तो क्या ही फर्क पड़ता है. आई थिंक दैट पावर शुड बी इन अस कि हम खुद के लिए क्या पैरामीटर सेट कर रहे हैं. Correct. Any last words to the audience? Last words to the audience, it's a like I would say कि like I'll totally talk from the point of view जो लोग जिस problems के साथ आते हैं, because I know अभी ऐसा scenario हो गया, everybody is dealing with something or the other. So I would say कि
बहुत सारे लाइफ में सिनेरियोज होते हैं जो अनकंट्रोलेबल होते हैं और कुछ कंट्रोलेबल होते हैं, बट द सोल्यूशन लाइज ओनली इन फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट आर कंट्रोलेबल, बिकॉज वही चीज़ आपको वो जो एक लाइक वो जो प्रोसेस होता है ना, जहाँ पे आप एक वो फिजन स्टार्ट कर सकते हो कि आपने ये चीज़ सही कर ली, ये फिक्स हो गई, ये सही कर लिया, ये फिक्स हो गया, एंड देन दिस इज हाउ द इफेक्ट्स गेट लाइक उसका इफेक्ट बढ़ता रहता है। तो अगर आप सिर्फ कंट्रोलेबल पे फोकस करोगे, तो आई थिंक द सोल्यूशन लाइज इन कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल्स rather than focusing कि यार ये तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती और मैं इसी चीज़ में फोकस कर रही हूँ। आई थिंक दिस इज द बेस जो मैं चाहूंगी कि एवरीबडी शुड अप्लाई दैट, बिकॉज दैट्स वेयर द सोल्यूशन लाइज। I hope this podcast would help people in adopting this particular I belief. hope so. Because same चीज महेंद्र सिंह धोनी जी बोलते हैं, only worry about controllables, बाकी सब छोड़ दो। Exactly. And that's what I follow right now, तो मेरे को तो बहुत मजे आ रहे हैं। Yes, and we can see that like the Right. growth. मतलब हम तुम्हें बहुत टाइम से जानते हैं, जी, तो बिल्कुल, we have बिल्कुल। seen your journey Transition. कहाँ से कहाँ, so that's amazing. So thank you very much Menka for this podcast. Thank you so much. And बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके इतनी सारी बातें करके। And since आप अभी फेस रीडिंग सेशंस नहीं लेते हो, बट ऑन अ पर्सनल रिक्वेस्ट अगर पॉडकास्ट के थ्रू कुछ एक दो चार लोग जो भी आना चाहें, हाँ, तो आप डेफिनेटली बिल्कुल कंसिडर बिल्कुल कीजिएगा। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Kunal.